टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, आर चेंजिंग अर्थ। जैसे कि आपको याद होगा, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था बेसिकली कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो हमारे अर्थ पे चेंजेस करते हैं। और हम ये पढ़ रहे थे कि जो डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन होते हैं जैसे कि वाटर, आइस और विंड, ये कैसे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। हमने रिवर के लैंडफॉर्म्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सी के लैंडफॉर्म्स। हमसे बहुत स्टूडेंट्स ने कहा है कि इस चैप्टर में जो टर्म्स दिए हुए हैं वो काफी कंफ्यूजिंग है, अजीब अजीब से नाम है और समझ ही नहीं आता कि ये लैंडफॉर्म है क्या, कैसे बन रहा है, इसमें होता क्या है। तो आज कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी बना के एकदम इंटरेस्टिंग वे में हम आपको सारे लैंडफॉर्म समझा देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सी वेव्स। इरोजन और डेपोजिशन बाय द सी वेव्स मेक्स कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स जो भी लैंडफॉर्म्स बनाती हैं वो कोस्ट पे पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड कोस्टल लैंडफॉर्म्स। और इनमें से अगर हम मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो है सी केव्स, सी आर्चेस, स्टैक्स, सी क्लिफ और बीचेस। अब जहां पे भी पॉसिबल होगा हम आपको सिंपल डायग्राम्स और चार्ट्स के थ्रू ये लैंडफॉर्म समझाएंगे, जिससे इसकी मेमोरी रिकॉल बढ़े, आपको ये याद रहे, रटना ना पड़े। ठीक है, तो बात स्टार्ट हुई थी सी वेव्स के इरोजन और डिपोजिशन की वजह से। और जब सी वेव्स ऐसा करती हैं तो सबसे पहले वो बनाती हैं सी केव्स, फिर सी केव्स और इरोड होते होते बनाते हैं सी आर्चेस और फाइनली स्टैक्स। तो ये बात हमको यहीं पे समझ में आ गई कि ये तीनों जो लैंडफॉर्म्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है। स्टैक्स सबसे लास्ट में बनेगा, स्टैक्स बनने का हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है सी केव्स बनना। ठीक है ना। तो अब सी केव्स क्या होते हैं? देखो, बात बहुत सिंपल है। सी वेव्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअसली रॉक्स पे स्ट्राइक करती रहती है, रॉक से लड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से जब इतना प्रेशर पड़ता है पानी का उन रॉक्स पे तो उन रॉक्स पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ग्रेजुअली ये जो क्रैक्स हैं ये बड़े होते जाते हैं, क्योंकि प्रेशर तो पड़ता ही जा रहा है। सी वेव्स उन पे बार बार अटैक कर रही हैं, बार बार उनसे भिड़ रही हैं, और ये क्रैक्स बड़े होते होते ग्रेजुअली एक हॉलो बना देते हैं रॉक के अंदर, एकदम केव जैसा। और ये जो हॉलो केव्स बन जाती हैं रॉक्स में, इनको कहते हैं सी केव्स। तो एक्शन स्टार्ट हुआ था जब वाटर स्टार्टेड हिटिंग रॉक्स, उससे क्रैक्स डेवलप हुए, क्रैक्स बड़े होते होते केव्स बनाने लग गए, और इन केव्स को हम कहते हैं सी केव्स। वेरी सिंपल। फिर इसका सेकंड स्टेप होता है सी आर्चेस। अब वेव्स को तो नहीं मालूम कि भाई सी केव्स बन गए, अब इरोजन रोक देते हैं। नेचर का प्रोसेस है, वो आगे बढ़ता ही जाता है। तो जब सी केव्स फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद भी वेव्स जो है वो इरोजन और वेदरिंग करते रहते हैं रॉक्स का, वो थोड़ी रुकते हैं। तो ये जो हॉलो केव्स हैं ये ग्रेजुअली और बड़ी होती जाती है। पहले तो ये एक नॉर्मल केव जैसी थी, अब ये केव और इरोड होते होते इट्स ग्रोइंग लार्जर, और फाइनली क्या होता है, इतना इरोड हो जाती है कि पूरी केव ही गायब हो जाती है, सिर्फ ऊपर की रूफ बचती है। इन्हीं हॉलो कैविटीज को हम कहते हैं सी आर्चेस। तो जो केव था वो और इरोड होता गया, इतना इरोड हो गया कि उसकी वॉल्स भी गायब हो गई, सिर्फ दोनों साइड्स बचे और रूफ बचा, तो इसको कहा जाता है सी आर्चेस। ये भी बहुत ही कॉमन लैंडफॉर्म है जो आपको सी के पास देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप कभी सी के पास जाओगे, बीचेस पे जाओगे या कहीं, तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो हमने 2 स्टेप पढ़ लिए, सी केव्स और सी आर्चेस। नाउ वी कम टू द थर्ड फेज, स्टैक्स। नाम सुनने में सब कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन ये होते बहुत सिंपल है। तो भाई अब सी आर्चेस बन गए हैं, ठीक है, बट इरोजन और वेदरिंग अभी भी चालू है, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। और ये इरोजन अब क्या करता है, अब फाइनल चीज क्या बची है, सिर्फ रूफ। तो अब ये रूफ पे अटैक करता है और इस रूफ को भी ब्रेक डाउन कर देता है। अब सिर्फ जो स्टार्टिंग में वो हॉलो केव था, अब उसकी सिर्फ वॉल बची, उसका रूफ भी गायब हो गया। तो फिर अब ये जो अकेली वॉल्स खड़ी होती हैं, इनको कहा जाता है स्टैक्स। एक अकेला पीस ऑफ स्ट्रक्चर खड़ा रहता है सी में, जो पहले कभी केव्स हुआ करते थे, बट नाउ व्हाट इज लेफ्ट ऑफ देम इज कॉल्ड स्टैक्स। तो आप कभी भी स्टैक्स देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी शुरुआत हुई होगी बेचारे की सी केव्स की तरह, और फाइनली इतने टाइम में ये अब स्टैक्स बन गए। तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली वो पूरा प्रोसेस दिख रहा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग जब क्रैक फॉर्म हो रहा है और फाइनली जब स्टैक्स फॉर्म हो रहा है। इनफैक्ट एक आखिरी स्टेप भी होता है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब स्टैक है ये भी इरोड होते होते फाइनली एक स्टंप बचता है। मतलब जो लंबा स्ट्रक्चर था स्टैक का, वो भी अब इरोड होके छोटा सा स्ट्रक्चर बचता है जिसको कहा जाता है स्टंप। सो एज यू कैन सी, नेचर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल अगर आप उसे समझो तो, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं। फाइनली हम आते हैं सी के आखिरी 2 स्ट्रक्चर्स पे, क्लिफ्स और बीचेस। पहले क्लिफ्स। क्लिफ क्या होता है, कभी कभी जो सी का कोस्ट होता है वो वर्टिकली लंबा हो जाता है, राइज हो जाता है, और बहुत ही स्टीप और रॉकी होता है। मतलब सी के जस्ट बगल वाला जो लैंड है वो बहुत ऊंचा होगा, एकदम स्टीप होगा। जैसे हिल्स क्या होते हैं, हिल्स जेंटल स्लोप के होते हैं, लेकिन ये स्टीप स्लोप का होगा और वर्टिकली राइज किया हुआ होगा सी से ऊपर। तो ये जो हाई राइजिंग, स्टीप और रॉकी कोस्ट होता है, इसको कहा जाता है क्लिफ। एंड लास्टली बीचेस। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आप सबको मालूम है कि बीचेस क्या होते हैं, लेकिन बीचेस फॉर्म कैसे होते हैं, जब सी वेव्स जो हैं वो सेडिमेंट्स को अपने शोर पे डिपॉजिट करती रहती हैं, तो ग्रेजुअली वहां पे उस सेडिमेंट से एक लैंड बन जाता है जिसको कहा जाता है बीचेस। तो आपने देखा हमने सी वेव्स के जो लैंडफॉर्म्स थे उनको बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय आइस।
तो हमें ये मालूम है कि आइस इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ इरोजन, लेकिन वो इरोड करती कैसे? ग्लेशियर्स के फॉर्म में। ग्लेशियर्स जो होती हैं वो रिवर्स ऑफ आइस होती है, उनको कहा जाता है ग्लेशियर, और ये भी इरोजन कॉज करती है। और अपने लैंडस्केप को जब ये इरोड करती हैं तो क्या बन जाते हैं? फिर नए लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इरोजन और डिपोजिशन से नए लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है। तो मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय आइस दो तरह के होते हैं, लेक्स इन द माउंटेन्स और ग्लेशियल मोरेन्स। अब यहाँ पे सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि हाउ कैन आइस फॉर्म अ लेक? वेल, इट्स वेरी सिंपल। ग्लेशियर्स का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही रफ होता है और वो इरोजन कॉज करता है। अपने जस्ट नीचे वाली जो सॉइल और ग्राउंड होता है उसको वो इरोड करते करते इतना इरोड कर देता है कि वो पूरी तरह से हट जाती है, और कुछ कुछ जगह पे जो नीचे का सॉलिड रॉक होता है वो एक्सपोज हो जाता है। अर्थ की सरफेस के जस्ट नीचे जो सॉलिड रॉक पोर्शन होता है वो एक्सपोज हो जाता है कुछ कुछ जगह पे। अब जहाँ पे इसने ऐसा गड्ढा क्रिएट कर दिया वहां पे तो एक हॉलो बन गया ना, आसपास के रीजन से थोड़ा सा नीचे का डिप्रेशन वाला एरिया बन गया वहां पे। फाइनली जब कभी आइस मेल्ट होती है तो इस हॉलो में वो इकट्ठा हो जाती है। उस मेल्टेड आइस की वजह से इस हॉलो में पानी भर जाता है, एंड दिस इज द रीजन कि माउंटेन्स में कैसे ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती है। तो आपने देखा कैसे ग्लेशियर्स ने, आइस ने माउंटेन में लेक बना दिया। अब इसी तरह से अगर हम ग्लेशियल मोरेन्स पे आए तो यहाँ पे भी अब आपको मालूम है ग्लेशियर्स जो हैं वो फिर से क्या करते हैं, बहुत इरोजन करते हैं, और जो वो इरोजन करते हैं उसमें से काफी मटेरियल वो अपने साथ ही लेके चलते हैं। दे कैरी अ लॉट ऑफ मटेरियल विद देम। कैसा मटेरियल? जैसे कि बिग एंड स्मॉल रॉक्स, सॉइल, सिल्ट, इस टाइप का जो भी मटेरियल उन्होंने इरोड किया होता है वो अपने साथ ही कैरी करते हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं ग्लेशियर्स में, और फाइनली कभी ना कभी ये मटेरियल जो है ये डिपॉजिट होने लगता है। ओवर द इयर्स जब ये मटेरियल कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है तो वहां पे एक नया लैंडफॉर्म बन जाता है जिसको कहा जाता है ग्लेशियल मोरेन्स। सो ग्लेशियर्स का जो इरोडेड मटेरियल होता है जब वो डिपॉजिट किया जाता है कहीं, उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल मोरेन। इट्स अ वेरी फैंसी नेम, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट्स रियली सिंपल। फाइनली वी कम टू द लास्ट एजेंट, इरोजन बाय विंड। विंड एक बहुत ही एक्टिव एजेंट है फॉर इरोजन और डिपोजिशन। ये ऑब्वियस सी बात भी है, विंड अगर बहुत तेज चल रही हो तो कहीं का मटेरियल उठा के फिर कहीं और डिपॉजिट आसानी से कर सकती है, इसलिए इरोजन और डिपोजिशन के प्रोसेस में विंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड सम ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड होते हैं मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स और लोएस। पहले बात करते हैं मशरूम रॉक्स। इसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जैसा इसका नाम है ये दिखता बिल्कुल वैसा है। एक रॉक होता है जो मशरूम की शेप का होता है, और ये हमें मालूम पड़ गया कि ये विंड से बनता है। लेकिन कैसे? डेजर्ट में क्या होता है, विंड की वजह से इरोजन होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। समटाइम्स जो विंड है वो किसी भी स्ट्रक्चर का जो नीचे वाला पार्ट है उसको ज्यादा इरोड कर देती है एज कम्पेयर टू द ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि अगर वो सर्फेस के ज्यादा पास चल रही है वो विंड तो ज्यादा रगड़ किस पे लगेगी? जो नीचे वाला हिस्सा है, जो सर्फेस के पास वाला हिस्सा है। तो किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी रॉक का अगर नीचे वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इरोड हो जाता है तो उस रॉक का नीचे वाला जो बेस है वो ज्यादा पतला हो जाएगा और जो उसके टॉप्स है वो ज्यादा ब्रॉड रहेंगे, और धीरे धीरे विद टाइम इनका जो शेप है वो एकदम मशरूम जैसा लगने लगता है। तो ऐसे रॉक्स को कॉमनली कहा जाता है मशरूम रॉक्स। नाम बिल्कुल सही रखा गया इनका क्योंकि ये एक्चुअली मशरूम्स जैसे लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं सैंड ड्यून्स पे। ये काफी कॉमन लैंडफॉर्म है, आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। ये फिर से डेजर्ट्स में बनता है जहाँ पे जब हवा चलती है तो वो एक जगह की सैंड उठा के किसी दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है। इट ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। लेकिन जहाँ पे विंड ब्लो होना बंद हो जाती है, मान लीजिए फॉर वट एवर जियोग्राफिक रीजन, वहां पे जो भी सैंड वो अपने साथ कैरी कर रही थी उसको वहीं गिरा देती है, वहीं डिपॉजिट कर देती है। और जब इतने सारे सैंड की ग्रेन्स एक ही जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो एक छोटा सा हिल जैसा बना देते हैं सैंड का। ये जो सैंड के बने हुए हिल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहा जाता है सैंड ड्यून्स। एंड लास्टली लोएस। ये हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन ये भी सैंड ड्यून जैसा ही होता है, पर इसमें एक डिफरेंस होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। काफी बार जो ग्रेन्स ऑफ सैंड विंड अपने साथ कैरी कर रही होती है वो बहुत ही ज्यादा फाइन और हल्के होते हैं, बहुत महीन होते हैं। तो अब अगर उनका वेट कम है तो विंड उनको ज्यादा डिस्टेंस तक कैरी कर पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हमारे साथ भी तो यही होता है, अगर वेट बहुत ज्यादा है तो आप उसको ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते। तो विंड के साथ भी यही चीज होती है। अगर सैंड का जो टेक्सचर है वो बहुत ही फाइन होता है, हल्का होता है, तो विंड कैन कैरी इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा डिस्टेंस तक उसे कैरी कर पाती है। लेकिन सैंड ड्यून्स में क्या हो रहा था, विंड सारी सैंड को एक ही जगह पे डिपॉजिट कर दे रही थी जहां पे वो एक हिल जैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे। लोएस में क्या होता है, क्योंकि विंड उसको एक लार्ज डिस्टेंस पे कैरी कर रही है तो एक बड़े एरिया में उसको कहीं पे भी गिरा सकती है। तो जब ऐसी फाइन और लाइट सैंड को विंड किसी लार्ज एरिया में डिपॉजिट कर देती है उससे बन जाते हैं लोएस। इनफैक्ट लोएस का एक बहुत ही फाइन एग्जांपल है चाइना में, वहां पे लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस आर फाउंड।
इसी के साथ हमने चैप्टर 3 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आपको सारे टेक्निकल वर्ड समझा दिए हैं, सारे लैंड फॉर्म्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन कर दिए हैं। गाइज, इन लेक्चर्स को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है एंड आई एम श्योर आपको वो मेहनत दिखती भी है। आपने ऑलरेडी अपना अप्रिसिएशन नहीं दिखाया है सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके, तो अभी करिए। दिस इज द टाइम टू शो योर लव एंड अप्रिसिएशन फॉर आवर हार्ड वर्क। यही मौका है। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।